हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से ही आपके दोनों क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपका पूरा एक यूनिट को कवर करता है ये चैप्टर, तो दोनों क्वेश्चन ही आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर भी आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, बट मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बताती ही जाऊंगी, साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, एमडीयू सिलेबस है, एमडीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और साथ ही साथ बीकॉम का फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वीडियो को स्किप ना करें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी टॉपिक वाइज, तो वीडियो को स्किप ना करें कि कुछ ना कुछ मिस ना हो आपका। ठीक है, अब देखो सबको नॉर्मल नॉलेज होगी कि पार्टनरशिप होती क्या है। अब उसके रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन जो है एक ही काम को स्टार्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका एक ही एम होता है, एक ही चीज़ को, एक ही जो फर्म है या एक ही इंटरप्राइज को वो लोग चलाते हैं। ठीक है, इस पार्टनरशिप एक्ट में वो बातें बताई गई हैं कि कौन सी बातें पार्टनर्स को ध्यान रखनी होंगी अगर वो पार्टनरशिप डीड को मेंटेन कर रहे हैं या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी या कौन कौन से ऐसे रूल्स होंगे जो कि पार्टनर्स को जो है फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम करते हैं फंडामेंटल डेफिनेशंस। फंडामेंटल डेफिनेशंस में है एक्ट ऑफ अ फर्म। फर्म का एक्ट देखो, सबसे पहले क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि फर्म जो है वो क्या क्या कर सकती है। एन एक्ट ऑफ अ फर्म इज डीम्ड टू बी द एक्ट ऑफ पार्टनर्स और एजेंट ऑफ द फर्म एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्ट आर इनफोर्सेबल फॉर और अगेंस्ट फॉर द फर्म। यानी ये है कि जो भी काम जो है फर्म करेगी यही माना जाएगा, या तो उसके वो पार्टनर करेंगे, खुद से तो फर्म कर नहीं सकती, तो या तो उसके वो पार्टनर उसका काम कर रहे हैं या कोई एजेंट है वो काम कर रहा है। तो जो भी काम एजेंट्स पार्टनर करते हैं वो काम जो है वो फर्म का माना जाएगा। डीम टू बी का मतलब ही यही होता है, माना जाएगा। ओके, उसके साथ साथ ये जो भी काम वो करेंगे या तो वो फर्म के बिहाफ पर होंगे या फर्म के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल क्या है कि राम और श्याम जो हैं एक फर्म में पार्टनर हैं। राम ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया फर्म के बिहाफ पर और कुछ जो गुड्स हैं वो बाय कर लिए। इफ द सेलर ऑफ गुड्स कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो सेलर है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच कर देता है, बीच में तोड़ देता है, तो फर्म के पास पूरा राइट है उस सेलर के ऊपर केस करने का। बट इफ द फर्म कमिट्स अ डिफॉल्ट, अगर फर्म जो है वो भी डिफॉल्ट कर देती है, यानी फर्म ने ही मना कर दिया कि हम लोग अब गुड्स नहीं खरीदेंगे, तो उस केस में जो थर्ड पार्टी है वो भी सूट केस कर सकती है, यानी वो भी हमारे ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो ये जो एक्ट जो है राम ने किया है ये एक्ट माना जाएगा कि ये फर्म का भी एक्ट होगा। जो भी राम या श्याम करेंगे एज अ पार्टनर, जो भी काम करेंगे वो यही माना जाएगा कि ये काम कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री कर रही है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लो कि शाम ने ही, अब शाम का ही बोल देते हैं, शाम ने जो है कुछ गुड्स को जो है डिस्काउंट पर बेच दिया। अब उसने डिस्काउंट पर बेच दिया तो यही माना गया ना कि ये काम जो है फर्म ने किया है। राम आके बोल दे कि ये गुड्स तो डिस्काउंट पे बेचने ही नहीं थे। राम कहता है कि ये वाले जो गुड्स हैं वो डिस्काउंट पे बेचने ही नहीं थे, और वो उस कस्टमर से बोलता है कि नहीं आप पैसा जो है हमें रिटर्न करो। अब जो वो कस्टमर है वो केस फाइल कर सकता है कि पहले तो इन्होंने हमें डिस्काउंट पे जो है गुड्स सेल कर दिए, उसके बाद ये हमसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है बिजनेस की। अब बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जितने भी कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। अब प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको वही प्रोविजंस बताए जा रहे हैं जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मान्य है, जिसको मानना ज़रूरी है, उसको हम बोलेंगे कि प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है सारे प्रोविजंस को।
नेक्स्ट है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी कौन होता है? थर्ड पार्टी वो पार्टी होती है जो कि किसी दूसरा पर्सन है, यानी कि जैसे राम और श्याम के अलावा कोई और पर्सन है, उसके बिहाफ पर भी कोई काम होता है तो हम उसको थर्ड पार्टी बोलेंगे। एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, कोई ऐसा पर्सन है जो पार्टनर ही नहीं है फर्म के अंदर, उसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे। अब यहाँ पे है एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं की गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको फॉलो नहीं करना, फॉलो तो करना ही होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट। अब हमारा आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन होती है पर्सन्स की जहाँ पे विद द ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंटली डूइंग बिजनेस, यानी एक ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कि प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। In other words, when two or more persons with the objective of making a profit agree to do a business jointly, it is deemed that a partnership has come into existence. अगर कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही ऑब्जेक्टिव से काम करने के लिए आए हैं और वो बिजनेस जो है वो जॉइंटली कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। अब इन लोगों को जो है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, अगर आप कभी भी एग्जाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन का आंसर जो है हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे हमेशा। उसके बाद आप मीनिंग बताओगे, नॉर्मल अपना मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। डेफिनेशंस अगर आप देना चाहें तो 2 डेफिनेशंस अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस में जितनी भी मैं मोस्टली वीडियोस बनाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि आप अगर कोई भी डेफिनेशन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, अगर आप किसी भी ऑथर का नाम मेंशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको डेफिनेशन प्रॉपर याद होनी चाहिए, सेम एग्जैक्ट ही लिखोगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया डोंट वरी, बट हाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा बहुत ठीक है, बट पूरा डेफिनेशन अगर आप खुद बना के लिख रहे हो तो वहाँ पे ऑथर का नाम मत लिखना, ये गलती बिल्कुल मत करना। अब देखो, यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ वो है एल.एच. हेने की। अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे पर्सन्स जो है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है उनकी काम करने के लिए, उनका बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, जहाँ पे वो अपना जो है प्रॉफिट को गेन करता है। सेम वही बात है जो मीनिंग में थी। अब उसके बाद हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। अब पार्टनरशिप है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तभी वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या पार्टनरशिप जो है उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो यानी पार्टनरशिप क्या होता है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो पर्सन्स के बीच में या दो पार्टीज के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट जो है बता दिया जाता है, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे कोई वन पर्सन इसको रन नहीं कर सकता, दो या दो से ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम लिमिट में अगर अब बात कहूँ तो मैक्सिमम लिमिट जो है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो है 20 होती है और बैंकिंग के लिए 10 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे ये एक बात बोली गई है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने एक एग्रीमेंट बना रखा है कि वो एक बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस क्या है? बहुत सारी चीज़ें कवर करता है बिजनेस। आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी होती हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जो है आपका जो पार्टनरशिप है, सॉरी आपका जो बिजनेस है वो कवर करता हुआ चलता है। अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस तब आता है जब ये लोग एग्रीमेंट के द्वारा रेडी हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कितना ही प्रॉफिट है कितना ही लॉस है, वो एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए राजी हो जाते हैं, एक एग्रीमेंट वो लोग बना लेते हैं, तब वो हम बोलते हैं कि वो एक बिजनेस जो है एग्जिस्टेंस में आया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ए और बी जो हैं दोनों ने 100 टन्स ऑफ राइस खरीदे और दोनों ने एक दूसरे में डिवाइड कर लिए। अब ये यहाँ पे क्या ये पार्टनर्स कहलाए गए? सिर्फ डिवाइड ही तो करें, नहीं पार्टनर्स नहीं कहलाए गए, बट ये को ओनर्स हो गए। हाँ, यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये को ओनर्स हो गए कि हाँ इस राइस के 2 ओनर्स हैं। ठीक है, बट अगर यही लोग एग्रीमेंट कर लें
ए और बी दोनों पर्सन्स यहीं पर ही अगर एग्रीमेंट कर लें, ये कह दें कि हम लोग ये करते हैं कि हमने दोनों राइस जो हैं डिवाइड कर दिए, या हम डिवाइड नहीं करते, हम ऐसा करते हैं इन्हीं राइस को बेचते हैं, और जब हम इस राइस को बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो हम एक दूसरे के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तब ये कहलाएगा बिजनेस। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, प्रॉफिट ही आपका मेन मोटिव होगा, अर्निंग मेन मोटिव होगा। अब यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि मैं हूँ या कोई और पर्सन है, हम दोनों ने कुछ खरीदा, ठीक है, कुछ भी एप्पल्स मान लेते हैं, एप्पल्स खरीदे मिला के पैसे, तो अब हमने आधा आधा डिवाइड कर लिया तो हम को ओनर्स हो गए। बट अगर हमने यही कहा कि हमने आधे आधे पैसे मिला के खरीद लिए हैं, तो अब ऐसा करते हैं इसको हम बेच देते हैं, अब इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे इक्वल रेशियो में। अगर हमने इक्वल पैसा लगाया है तो इक्वल रेशियो में, अगर हमने थर्ड फोर्थ लगाया है तो थर्ड फोर्थ रेशियो में, जो भी रेशियो में हमने पैसा लगाया है उसमें हम डिवाइड कर लेंगे, तब ये कहलाएगा बिजनेस। ठीक है, बिकॉज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू इज नॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग एनी बिजनेस। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं जिसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस हो, तो ये क्या कहलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ को ओनर्स कहलाएंगे। बट अगर जॉइंटली ये ट्रेडिंग करते हैं राइस के अंदर ही, तो ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, तो ये पार्टनर्स कहलाएंगे। समझ आया? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनको भी जो है समझ में आए, बेनिफिट हो, एग्ज़ाम्स क्लियर अच्छे से सबके हो जाए। चलिए आइए आगे देखते हैं अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब अर्निंग और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में अभी हमने यही बात करी थी कि हम जो भी है बिजनेस जब कैरी ऑन उन्होंने किया, तो अब तो ये हो गई कि जो भी प्रॉफिट होगा भैया शेयर करो। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखो, मोहन और सोहन जो हैं, दो हैं पर्सन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर आप एग्जाम्पल्स को किसी भी रूप में अपने तरीके से भी बना के मन चाहे लिख देते हैं पेपर में, तो ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सब में ही डालोगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी साथ के साथ अभी। अब आगे देखते हैं। पहले विद द ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्पिंग द पुअर, पुअर को हेल्प करने के लिए उन दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया, मोहन और सोहन ने, कि हम जो है फूड आइटम सेल करेंगे उनको, बट नो प्रॉफिट बेसिस, हमारा कोई प्रॉफिट बेसिस नहीं होगा। इट विल नॉट डिम टू ए पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बात है कि हमें प्रॉफिट नहीं अर्न करना है। बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस का रूल ही यही है, जो आपका बिजनेस है ना उसका रूल ही यही है कि आपका जो है प्रॉफिट का ही मोटिव होना चाहिए, मोटिव ही मेन ये होना चाहिए। अब यहाँ पे मोटिव ही नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट फॉर प्रॉफिट बट हेल्प द पुअर, पुअर को हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे जो टर्म प्रॉफिट है उसका मतलब ये नहीं है क्लियर प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट होता है वो सब हो सकता है। आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और साथ ही साथ अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं उसको डिडक्ट करने के बाद भी जो प्रॉफिट होता है वो भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया प्रॉपर कि प्रॉफिट कौन सा वाला। तो अर्निंग और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में भी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट जो है आपका बिजनेस से ही आना चाहिए, और शेयरिंग क्या होगा, आपकी एक रेशियोज यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कि यहाँ पे शेयरिंग रेशियोज भी बताई जा सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, कि वो इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर रेशियो होगी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अब आगे देखो नेक्स्ट, बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है किसी के द्वारा भी कैरी ऑन किया जा सकता है, या कोई भी एक पार्टनर जो है, कोई भी पार्टनर जो है वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे कोई भी पर्सन कैरी ऑन कर सकता है। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर, सारे ही करें या कोई एक भी करे या दो भी करें या तीन भी कर रहे हैं, ठीक है, बट वो सबके बेनिफिट में ही होना चाहिए, सबके बिहाफ पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन कर रहा है बस उसी के बिहाफ पर हो रहा है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। वो एक तरीके से आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, भैया आप अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर रहे हो, बट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, सबके बिहाफ पर ही होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये एसेंशियल नहीं है कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ज़रूरी नहीं है। कोई भी पर्सन जो बहुत आस पास रहता है, जैसे मान लो पार्टनरशिप के अंदर दो पर्सन है, एक है आपका दिल्ली से, एक है मुंबई से, और बिजनेस जो है वो दिल्ली में है। अब भैया मुंबई वाला बार बार तो नहीं आ सकता, डेली डेली तो वो हैंडल नहीं कर सकता है, तो जो दिल्ली वाला है वो सारा पार्टनरशिप का काम कर सकता है, उसके बिहाफ पर भी कर सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको आके ही करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस बीइंग लॉफुल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बिजनेस का, कि आपको नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान रखना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, कोई सा भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि बहुत गलत है, या आपके जो एक्ट हैं उनको नहीं तोड़ना है, इस तरह का काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट अ थेट और अ टेकेटी एंड शेयर द प्रॉफिट्स। इस तरह का पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं, चोरी वोरी कर लेते हैं, चोरी करने के बाद हम दोनों क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये वाला आपका पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे जॉइंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ना कोलेटरल से रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स हैं, हम इसको देख लेते हैं। बिसाइड्स हैज बीन अबव, इसके अलावा भी एक कोलेटरल और इम्प्लाइड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टनरशिप के। पहला होता है जॉइंट एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टनर पर्सनली और जॉइंटली लायबल होता है। जो भी एक काम कोई एक पर्सन भी कर रहा है ना, तो वो सारे पार्टनर्स ही लायबल होंगे उस काम के लिए। तो सारी चीज़ों के लिए, सारे डेट्स जो हैं उनको पे करने के लिए सारे के सारे पार्टनर ही लायबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक पर्सन ने डिसीजन लिया है तो वो एक पर्सन ही लायबल होगा। अगर एक पर्सन ने सबके बिहाफ पे तो डिसीजन लिया होगा, तो सारे ही लायबल होंगे। नेक्स्ट है इम्प्लाइड एजेंसी। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी पार्टनर फर्म का अगर ऐसा करता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर ही, कभी मान लो उसने कोई एजेंट रख लिया या कोई ऐसा लोन वोन ले लिया, तो भी सारे पार्टनर्स ही जो हैं यहाँ पे लाइबल होंगे। नो सेपरेट एंटिटी, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होगी। अब यहाँ पे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पार्टनर और द फर्म आर वन एंटिटी नॉट सेपरेट एंटिटीज। पार्टनर और जो फर्म है वो एक ही एंटिटी है, सेपरेट नहीं है। जितने भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं फर्म के, वो सारे के सारे उन पार्टनर्स को जो है मानने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है गुड फेथ। गुड फेथ में क्या है कि फंडामेंटल बेसिस जो होता है पार्टनरशिप का वो यही होता है कि आप गुड फेथ में रहें। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम दूसरे पर्सन के ट्रस्ट को भी ध्यान में रखते हुए करना है। दूसरा पर्सन, हर एक जो पार्टनर है वो उनके एक दूसरे के साथ ट्रस्ट होना चाहिए, कंप्लीट एक बाउंडिंग्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो दूसरे पार्टनर से एक बार कंफर्म करो कि हाँ, हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है तो क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है एंटर कर लें या नहीं करें। इस तरह से सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग में भी उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एज अ पार्टनर। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, अनदर फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अ पार्टनर। अब यहाँ पे एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे अगर करेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख सकते हो, इंडिविजुअल एज अ पार्टनर। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर बनी है तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन ही पार्टनर बन सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अनदर फर्म, कोई कंपनी यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकती। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के पास ही जो है राइट होता है कि वो पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत डिटेल में इसलिए कराया है कि आगे आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके लॉफुल, आगे भी बहुत चीज़ें होंगी, कंसिडरेशंस वगैरह होंगी, तो प्रॉपर समझ में आ जाए, इसलिए डिटेल में हुआ है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक करते हुए ज़रूर जाएं, शेयर करें और भी लोगों के साथ। बाय बाय।